हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब। स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आज मैं ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो मैं यूट्यूब वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। अपना सीधा लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। आज के लेक्चर का थोड़ा सा थंबनेल है, वो मेरा बना नहीं था, तो मैंने जो पुराना था उसी को यूज़ किया है। तो थोड़ा सा टॉपिक जो जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब उसका थंबनेल मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो हम भारत में राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के दरमियान हमने यहाँ पर 13 लेक्चर सीरीज में 13 वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और 14 और 15 जो लेक्चर सीरीज होगा उसमें आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज कर दूंगा मैं। थोड़ा लंबा भी होगा, पर उसमें अपन ईयर वाइज सारी घटनाओं को एक बार रिकॉल कर लेंगे कि हमने 14 पार्ट के अंदर अभी तक क्या क्या पढ़ा है। एसएससी बैंक हुए, एसएससी हुई, पीसीएस हुआ, छोटे बड़े एग्जाम जो भी होते हैं उसके अंदर ये सारी जो सीरीज है हमारी, ये बहुत ही आईएमपी रहेगी आप सभी के लिए। तो ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता हूँ, चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। तो लेक्चर में चलने से पहले एक चीज और मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ कि हमने अभी तक पहले क्या पढ़ा, ठीक है ना। क्योंकि पहले का रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे का पढ़ेंगे पीछे का भूल जाएंगे। तो उस लिए हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा, बस उतना सा डिस्कशन कर लेते हैं। कांग्रेस का संपूरी संकट, हरिपुर अधिवेशन जो लास्ट में मैंने आपको लिखाया था 1938 के अंदर, त्रिपुरा अधिवेशन 1939 के अंदर, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 के अंदर, व्यक्तिगत सत्य सत्य संग्राम ग्रह सत्याग्रह जो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 के अंदर, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 के अंदर आया था। लीग का लाहौर अधिवेशन मार्च 1940, लीग का कराची अधिवेशन 1943, और उसके बाद में क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक, ठीक है। यहां तक का हमने किया था भारत छोड़ो आंदोलन तक, जो 1942 के अंदर हुआ था। 9 अगस्त 1942 के अंदर जीरो आवर लागू किया गया था और उसके दरमियान सभी को जेल में डाला गया था। तो इसके आगे आज हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के साथ में हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और माउंट बैटन योजना पर इस लेक्चर को खत्म करते हुए गांधी युग तक को खत्म कर देंगे। इसके बाद नेहरू युग आता है, नेहरू युग की क्लास हम किसी दिन और लेकर इसी के साथ ऐड कर देंगे उसको, ठीक है। पर यहाँ तक का हमारा जो टारगेट था पहले हम उसको अचीव कर लेते हैं। ये सब आप जानते ही हैं, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आने वाले लेक्चर्स में ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। आई एन ए इंडियन नेशनल आर्मी, अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इस सब चीज को हम थोड़ा सा अपनी स्तर पर थोड़ा सा अपन बातचीत करते हैं, उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब सुभाष चंद्र बोस आजाद थे तो उन्होंने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस की जब कांग्रेस में चुनाव हुए थे, तो चुनाव के दरमियान उन्होंने पता लगा कि महात्मा गांधी जी को 1939 के अंदर 1938 के अंदर हरिपुर अधिवेशन में जब महात्मा गांधी जी के सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद में 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ। तो त्रिपुरा अधिवेशन में चुनाव हुआ और महात्मा गांधी जी का एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था, बताइए। अगर आपको याद है पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा, तो थोड़ा सा आप रुकिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा, उसके बाद में वापस वीडियो को प्ले कीजिएगा। पद्मनाथ पद्म पद्म पद्मनाभी सीतारमैया जो थे उनको खड़ा किया था, और उनके वजह से सुभाष चंद्र बोस को पता लगा कि हाँ महात्मा गांधी जी इनको बनाना चाहते थे, मैं खड़ा हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया और वे वहां से गायब से हो गए थे, ठीक है ना। इस रिवोल्यूशन के वक्त उन्होंने अपने क्विट कर दिया, ऐसा सबको लगता है। पर महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में दरमियान अलग अलग विचारधाराएं हो गई थी, और जबकि वह थे तो दोनों ही क्रांति के पक्ष में, ठीक है ना। यहाँ तक का आई होप पहले वाला लेक्चर था जो आपको पता लगा होगा। पर अब क्या होता है कि अब सुभाष चंद्र जी बोस अचानक गायब हो गए जनवरी 1941 के अंदर। घटना हुई थी 39 के अंदर, ठीक है ना। 39 के बाद में 40-41 में वो गायब हो गए। यहाँ की बात उनको बताई गई कि भाई ये तो गायब ही हो गए, बिल्कुल कहाँ गए किसी को नहीं पता, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जर्मनी में इंडियन सेंटर का कार्यक्रम स्टार्ट किया। कहाँ किया? जर्मनी के अंदर फ्री इंडिया सेंटर का निर्माण किया इन्होंने। और इनके जो संस्थापक यहाँ पर एक चीज पूछी जाती है कि सुभाष चंद्र बोस कभी उसके संस्थापक नहीं थे, उसके संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह।
1 सितंबर 1942 के अंदर उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, 41 के अंदर बॉस के संपर्क में आए थे उन्होंने। उसके बाद में कैप्टन मोहन सिंह, ये नाम याद रखना, मैं थोड़ा सा आगे जब दिल्ली का मुकदमा चलेगा ना तब मैं इस बात का जिक्र करूंगा। और अगर आपने रंगून, एक मूवी है, ये मुझे ध्यान नहीं किसकी है, पर रंगून मूवी के अंदर इसका पूरा अच्छी तरीके से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से लेकर आज़ाद हिंद फौज पर जो दिल्ली में मुकदमा चला था लाल किले में, वहां तक की स्टोरी पूरी उसके अंदर रिकवर की गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको नेशनलाइज पूरी तरीके से करके बताया है कि क्या क्या घटनाएं उस समय घटी थी। बर्मा में क्या हुआ था, जो अभी वर्तमान में म्यांमार है उसके अंदर क्या घटना घट गई थी, उस सब के बारे में डिस्कशन वहां पर किया गया है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैं कहता हूँ वो मूवी आपको देखनी चाहिए। उसमें हालांकि कोई को स्टार, ऐसा कोई सुपर स्टार उसके अंदर उस मूवी में वर्क नहीं किया है, पर बहुत ही अच्छी लेवल पर उस मूवी को आपके सामने किया गया है। क्योंकि जर्मनी जो बर्मा था, अब मैं इस स्टोरी में आ ही गया हूँ तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। मैंने मूवी के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्रिटिश सरकार अलग हो जाती है और बर्मा के अंदर चलता है जर्मन, इंग्लैंड से थोड़ा अलग। ठीक है ना, तो जर्मनी का चलता था थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें वहां थी। तो वहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी गई। वो वो थे जो वो म्यांमार और उधर से सिंगापुर था, तो वहां का तो जो भी था वहां पर, तो वहां फौज बनाई गई। फिर फौज ने वहां से आक्रमण किया और वहां पर इंग्लिश जो थे उनका भी साथ लिया, इंग्लिश को भी उन्होंने अपने साथ में किया। ऐसी कुछ मूवी है, आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, इतना आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार उस मूवी को जरूर जाकर देखें ताकि आपको पता लगे कि उसके बारे में पूरी हिस्ट्री क्या है। हालांकि मूवी जो देखेंगे वो थोड़ी ज़्यादा याद रहती है बजाय लेक्चर के लोगों बच्चों को, तो वो भी एक पार्ट है, मैं उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ तक समझा होगा। कैप्टन मोहन सिंह नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने 1 सितंबर 1942 के अंदर इसकी स्थापना की थी। 21 जुलाई 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में सेनापति नियुक्त होते हैं। मतलब अभी उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने नहीं की, वो तो सिर्फ उसमें एक थे। ठीक है ना, उनके स्पीचेस ऐसे थे कि लोग सुन के उनको स्तब्ध रह जाते थे या उनकी ओर इस प्रकार आकर्षित होते थे कि सेना में भर्ती हो जाते थे। ठीक है ना, उनके स्पीचेस बहुत ही शानदार थे। ठीक है ना, एक अच्छे तरीके से क्रांति की बात बहुत ही अलग तरीके से रखते थे। तो सिंगापुर के अंदर उनको सेनापति नियुक्त कर दिया गया 21 जुलाई 1943 के अंदर। 21 अक्टूबर 1943 के अंदर ही सिंगापुर में स्थायी सरकार का गठन किया गया। ठीक है ना, उस समय स्थायी सरकार नहीं थी, अस्थायी सरकार का गठन किया गया। ठीक है, झांसी रेजिमेंट भी बनाई उन्होंने। अपनी एक चीज रखी कि सेना अगर बनाई जा रही है तो महिलाओं को भी उसमें एक दिया जाए मौका, तो वहां पर एक झांसी रेजिमेंट भी बनाया गया महिलाओं के लिए विशेषकर। ठीक है ना, जहां पर महिलाओं ने बहुत अच्छा वर्क किया भी था वहां पर। ठीक है, रंगून नंग मैंने जो बताई है वो मूवी देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको। 6 जुलाई 1944 के अंदर रेडियो पर देश का नाम संबोधित किया गया। ठीक है ना, कब किया गया, रेडियो पर नाम संबोधित किया गया 6 जुलाई 1944 के अंदर रेडियो के ऊपर पहली बार उनका नाम भी सुनाया गया। ठीक है ना, संबोधित किया गया, देश के नाम संबोधन दिया गया। कहां पर, रेडियो पर। किसने, सुभाष चंद्र बोस की INS इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर देश के नाम एक संबोधन दिया गया। ठीक है, यहाँ तक का आई होप आपको समझ में आया होगा। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर हम अभी एक लेक्चर सीरीज ऐसी बनाएंगे जिनके अंदर सारे ऐसे ऐसे को स्टार्ट करेंगे जिनके अंदर अच्छे अच्छे नेताएं हों, नेताजी हों, उनकी हिस्ट्री के बारे में। हालांकि अभी मेरे को काफ़ी मैसेज आया है कि हमें इराक की हिस्ट्री या इराक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सुननी है, तो मैं स्टार्ट करूंगा उसको भी। साथ ही ये जो चल रहा है इसे पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, लाल किले का मुकदमा, जो आज़ाद हिंद फौज के अंदर जितने सिपाही थे, अब क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जब भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, मतलब अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण, भारत के ऊपर आक्रमण उन्होंने कभी भी नहीं किया था। ठीक है ना, अंग्रेजों पर आक्रमण किया था अपनी स्वतंत्रता के लिए, तो उन्होंने अपनी फौज बनाई और फौज ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया। तो उस दरमियान क्या होता है कि चीनी जो होते हैं, चीनी वहां पर थोड़ा सा एरिया रहता है, तो मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन आपको इसके माध्यम से करता हूँ। वहां पर एक चीज बताना मैं आपको इस तरह से भूल गया था कि उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं था, अब मुझे पता लगा है, फॉरगॉटन आर्मी।
फॉरगॉटन आर्मी नाम से वो मूवी है। उसके अंदर जापान जापान और ब्रिटिश की लड़ाई हो रही होती है। तो जापान और ब्रिटिश की लड़ाई में युद्ध काफी दिनों तक चलता है, पर युद्ध भारत की ब्रिटिश जो आर्मी है उससे होता है जापान की तरफ से। जापान जो था बर्मा का ही पार्ट था पहले, तो ये जापान बताया गया है। तो उस समय क्या होता है कि लगभग लगभग बर्मा से जो सेना जाती है, जो आईएनएस भी जाती है और जापान की भी सेना जाती है, तो वो दोनों सेनाएं युद्ध करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जापान वाली सेना यहाँ पर जीत चुकी होती है। मैदान मैदान बैटल क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे तो जीता हुआ होता है, ठीक है ना। उधर से चाइना भी साथ देता होता है, ब्रिटिश भी साथ दे रहे होते हैं। तो वहां पर वो बैटल हार रहे होते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलने से ये दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में इसको समझौता कर लेते हैं कैप्टन्स बैठ के। तो उस समय क्या होता है कि उन दोनों की वजह से जो बीच में सैनिक रहते हैं वो सभी सैनिक मारे जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं। तो उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया वो लाल किले का मुकदमा था, और वो भारत के ही सैनिक थे। आईएनएस के ही सैनिक थे। उन सैनिकों के ऊपर फिर युद्ध आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर क्या होता है, लाल किले पर मुकदमा चलता है 1942 के तहत। गुरु गुरुबख्श सिंह एक तो थे, प्रेम सहगल ये आईएनएस के कमांडो थे या फिर ऑफिसर थे, ठीक है ना। शाहन शाहनवाज शाहनवाज तो इन तीनों को पकड़कर इनके ऊपर केस लगाया गया, देशद्रोह का केस लगा था, ठीक है ना, कि देश के विरुद्ध हमारे ही आदमियों पर, मतलब अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने के, अपने ही सैनिक भाइयों पर, ठीक है ना। वकील जो थे बुरा सिंह देसाई जी वकील थे। और सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए थे ऐसा कुछ कहते हैं, जिंदा है नहीं है, उस सब कॉन्स्पिरेंसी पे मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा, पर ऐसा बोला गया कि वो अचानक कहीं गायब हो गए, ठीक है ना। सीआर फॉर्मूला, राजशाही राजाजी फॉर्मूला, ठीक है। तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य द्वारा एक फॉर्मूला लाया गया था 1944 के अंदर। तो वो राजाजी फॉर्मूला था, ठीक है ना, कि इन सब लोगों को छोड़ा जाए या किया जाए, जो भी प्रोसेस था वो उसके साथ था। वेले विविल योजना या फिर शिमला समझौता। तो विविल योजना और शिमला समझौते की शुरुआत क्यों हुई, अपन आज़ाद हिंद फौज से थोड़ा सा बाहर आते हैं। वो काफ़ी अच्छा पार्ट था तो मैंने उसको लिया उसके अंदर, हालांकि वो पार्ट उसके अंदर था तो मैंने उसको ले लिया, ठीक है। अब आता है कि भाई हम इसको देखते हैं, वेवले वेवेल वेवेल योजना। तो वेवेल योजना क्यों जरूरत पड़ी, वेवेल योजना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गांधी जी की जब जेल से छूटने के बाद में रचनात्मक कार्य का सहारा लेकर पुनः सक्रियता दिखाई, मतलब वापस गांधी जी एक्टिव हो गए जब जेल से छूटे। तो वहां से क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा भय खाने लगता है कि अब ये पहले जो मूवमेंट हुआ था उससे बड़ा मूवमेंट कुछ करेंगे और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस समय सरकार ने अपने भय से वेवेल योजना बनाई, ठीक है ना, वेवेल योजना बनाई। तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक प्रतिनिधित्व मंडल कहाँ भेजा, भारत भेजा, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी और आजाद के सहयोग से बनाया था, ठीक है ना। उस समय उन दोनों ने सभी ने सहयोग करके उसको बनाया था। तो नेहरू जी ने प्रस्ताव पेश किया तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहां पर मौजूद थे समर्थन में, ठीक है ना। वहां क्या होता है कि इन सब ने सारी चीजों से अगर ये छोड़ देते हैं तो वेवेल समझौता जो होता है 1943 के अंदर होता है। पहले मतलब वहां से भारत के लिए रवाना होता है, वाइसराय बनाकर भेजा जाता है लॉर्ड वेलेले को। वेलेले जो होते हैं वो वाइसराय बनते हैं भारत के, ठीक है ना, 1943 में। 1945 के अंदर वो क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार के परामर्श पर उन्होंने क्या किया, जब वे वाइसराय बन गए, ठीक है ना, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 14 जून 1945 के अंदर उन्होंने शिमला के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन के अंदर लॉर्ड वेलेले द्वारा भारतीय समस्याओं का मतलब जो भी उनको प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी उनकी चल रही थी, नवीन हल प्रस्तुत किया, ठीक है ना। वेलेजले की योजना के नाम की जाना जाता है, वेलेजले के नाम पे ही जाना जाता है। वेलेले क्या है, वेवेल जो है वो योजना क्या है, तो वेवेल योजना ये थी कि हम क्या करेंगे कि तो यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया कि वाइसराय होगा, जो सेनापति होगा, प्रधान सेनापति होगा, मेन कमिश्न जो भी आर्मी चीफ होगा, सेनापति होगा, या अतिरिक्त वाइसराय के जो भी परिषद के सभी सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे।
यहाँ पर एक ये चीज का प्रस्ताव लॉर्ड वेवेल द्वारा रखा गया। पर यहाँ पर क्या होता है कि ये चीजें विवाद का विषय बन जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में एक विवाद होता है। मुस्लिम लीग बोलती है कि वाइसराय, प्रधान सेनापति या अतिरिक्त वाइसराय की परिषद के सभी सदस्य क्या होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए। यहाँ पर एक विरोध उत्पन्न कर दिया जाता है और सम्मेलन लंबा चलना होता है, पर सम्मेलन 3 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी उसने ये बात रखी थी उसके अंदर। तो यहाँ पर ये चीज उसको इफेक्ट करती है, ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये सम्मेलन जो था ये बड़ा सम्मेलन नहीं था, बड़ा सम्मेलन था, पर ये छोटा सा जल्दी से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। वेलेजले जो थे, मैं बार बार बोलने में वेलेजले आता है, ये भी एक वाइसराय है। हम अभी वाइसराय इसकी नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आपको ये सब चीजें मैं वहां पर बताऊंगा। तो इस सम्मेलन के दौरान क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसी कार्रवाई की अपनी कि भाई कार्यकारिणी मुस्लिमों की हो, सदस्य सब मुस्लिम हो, केवल वेलेजले के। तो उस समय वेवेल जो थे उन्होंने भी इस चीज को अस्वीकार कर दिया, सम्मेलन खत्म हो गया। इसी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कैबिनेट मिशन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ तक का हमने पढ़ा, ठीक है। वेवेल की योजना, शिमला समझौता भी बोलते हैं क्योंकि ये शिमला में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर ये नोट नहीं किया मैंने, स्थान जो था शिमला था ये सम्मेलन, इसलिए इसको शिमला सम्मेलन भी बोलते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन क्यों आया, कैबिनेट मिशन दिल्ली आया, कब आया, 24 मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। उसको नियुक्त किसने किया, क्लीन मैट एडिनल एटली एटली ने उसको, क्लाइमेट एटली जो थे उन्होंने उसको प्रस्ताव किया कैबिनेट मिशन को, ठीक है ना, नियुक्त किया कह सकते हैं। 3 सदस्यों की टीम भेजी, एक तो नौसेना के मंत्री को भेजा जिसका नाम एवी अलेक्जेंडर था, ठीक है ना। पैथिक लॉरेंस जो नाम के थे नेतृत्व कर रहे थे उनका, और स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स जो थे उसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इन तीनों को भेजा और इनका कोई निर्णय नहीं निकला एक्चुअल में। ये जब आए 5 मई 1946 से 11 मई 1946 तक उन्होंने मीटिंग की, तो यहाँ पर निर्णय नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, इस बात की भी मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ये परामर्श करने आया था कि भाई प्रधानमंत्री थे वहाँ के एटली, कैबिनेट एटली जो थे वो प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटिश शासन के, ठीक है ना। 1946 की कहानी है। उन्होंने सभी दलों से बातचीत करी, आए भारत में, सभी दलों से बातचीत करी। इस जो थे श्रेष्ठ मंडल के सदस्य थे, जिन्हों को मैंने नाम बताए आपको, ये जो 3 सदस्य थे इनका श्रेष्ठ मंडल था। तो 24 मार्च को ये दिल्ली आए थे, कैबिनेट दिल्ली आए, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 5 मई से 11 मई के मध्य कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के 3-3 सदस्य समिति मतलब सम्मिलित हुए, 3-3 सदस्य मुख्य जो भी हैं वो आए, सम्मिलित हों और बातचीत करें, ठीक है ना। सम्मेलन में सर्वतः निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी मांगों पर मुस्लिम लीग चाहता था कि हम अलग से राज्य बनाएं, हमारी मांगे अलग हो, तो वहां पर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हुई। भारत चाहता था कि हम छोटे छोटे प्रांतों को मिलाकर अपना पूरा क्या बना लें, भारत बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें थी, तो ये चीजें वहां पर कैबिनेट मिशन जो था उसने प्रस्तावों को, प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उन्होंने निर्णय कहां से लिया था, उन्होंने निर्णय लिया कि मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए, जिससे उन्हें मुस्लिम बहुमत प्रांतों में पूर्णतः स्वायत्तता उपभोग करने के लिए पाकिस्तान का प्रस्ताव जो था हो गया था, स्वीकार हो गया था। तो यहाँ पर जो होता है, कैबिनेट मिशन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। मुस्लिमों को अलग कर दिया और वहां पर अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया, बहुत हिंदू जो थे उनको अलग कर दिया। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। उस समय बंगाल में कहाँ थी, बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री जो थे शहीद सुहरावर्दी थे, ठीक है ना, सुहरावर्दी थे। तो यहाँ तक का आपको आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। एटली जो एटली की घोषणा क्या हुई, मतलब एल्मेट एटली जो थे, क्लीमेट एटली, उनकी घोषणा क्या थी, ये घोषणा के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि
20 फरवरी 1947 के अंदर एक घोषणा की गई थी कि घोषणा ये थी अंग्रेजों को जून 1948 के अंदर भारत छोड़ देना है, मतलब 48 से पूर्व ही छोड़ देना है। तो इस बात का जब भारत को पता लगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत बहुत स्वागत किया कि अंग्रेज यहाँ से अब जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के क्या कर दिए, हिस्से कर दिए दो दो। अब 3 जून की योजना या माउंटबेटन की योजना अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 22 मार्च 1947 के अंदर भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं, भारत आज़ाद होता है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना जो थी उसमें ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को अधिनियम पारित कर दिया है कि भारत स्वतंत्र है। और क्या कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होगा, ठीक है ना। 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि, मतलब मध्य रात्रि में भारत स्वतंत्र होगा। 14 और 15 की मध्य रात्रि मतलब 14 से बाद में रात 12 बजे के बाद, 14 की रात 12 बजे बाद 15 को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के गवर्नर बनेंगे, ठीक है ना, गवर्नर बने, 14 को ही बन गए, ठीक है ना। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल घोषित किया गया, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया गया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का जो सम्राट था, इंग्लैंड का सम्राट कौन था, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा रहेगा कि इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज षष्ठम नाम के जो राजा थे वो इंग्लैंड के सम्राट थे। भारत का अंतिम सम्राट व कॉमनवेल्थ का जो है ये जॉर्ज षष्ठम थे, ठीक है ना। यहाँ तक का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। गांधी युग तक की कहानी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। इसके आगे नेहरू युग आता है। नेहरू युग में ज़्यादा कुछ क्लियर करने का नहीं है। नेहरू जी बनते हैं, फर्स्टली 15 अगस्त 1947 को घोषणा हो जाती है, ठीक है ना। प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 के अंदर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया जाता है और कश्मीर का भारत का संघ में विलय एवं जब कश्मीर का उसमें विलय होता है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ तक का जो भी गांधी युग तक की हमारी स्टोरी थी उसको कंप्लीट करते हुए उसके ईयर वाइज हम एक एक घटना को वहाँ पर वापस रिवाइज करेंगे। हालांकि शॉर्ट में होगा तो शॉर्ट में ही करेंगे उसको, वहाँ पर हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से लड़ते रहें, अपने हाथ सैनिटाइज करें, धोते रहें और मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।